गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 2 टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपांड्स। दोस्तों अब इस टॉपिक में हमको ये पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 तक, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अभी समझना होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में अपना रूल एस्टैब्लिश कर चुकी थी इंडिया में। 1757 के बाद से 1857 फर्स्ट 100 इयर्स थे और 1857 के बाद में 1947 अलग से 90 इयर्स होते हैं दोस्तों। तो आप ये समझिए कि ओवरऑल इंडिया 200 इयर्स ऑलमोस्ट एक तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। 1757 से 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी इंडियन टेरिटरीज को डायरेक्टली अनेक्स नहीं करा। अनेक्स मतलब कभी भी उनको टेक ओवर नहीं करा था। ये बहुत बड़ा की एस्पेक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए। फिर सवाल उठता है, हाउ डिड दे गो अहेड एंड टेक ओवर? तो दोस्तों एक चीज याद रखना, दे वर हैविंग अ पॉलिसी ऑफ इंडल्जिंग इनटू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिक वेज और प्रोसेसेस, जिससे कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े और बाद में वो उस जगह को टेक ओवर करें। अगर हम देखें तो 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ पलासी के बाद में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, कंपनी ने उसके बाद में इंडियन स्टेट्स में रेसिडेंट्स एम्प्लॉय कर दिए थे, मतलब रेसिडेंट्स बैठा दिए थे। रेसिडेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा आपके शहरों में, अगर आप रेसिडेंसीज ढूंढेंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है, रेसिडेंसीज होती है, वो याद रखिएगा ब्रिटिश काल में बनाई गई थी और ये 1857 के बाद नहीं, 1857 ये 1757 के एरा में बनी थी दोस्तों। तो जो रेसिडेंट्स बिठाए गए थे, दे एक्चुअली वर द एजेंट्स, दे वर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स एंड उनकी जॉब सिर्फ ये थी कि कंपनी के इंटरेस्ट को पूरे तरीके से निकाला जाए। रेसिडेंट्स के थ्रू कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो उस स्टेट या टेरिटरी के पॉलिटिकल इश्यूज में, इकोनॉमिकल इश्यूज में, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में इंटरफेयर करने लग गए। उन्होंने ये डिसाइड करना शुरू करा कि अगला पर्सन थ्रोन पे बैठने वाला कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठने वाले पर्सन कौन होंगे। कभी कभी कंपनी ऑफिशियल्स कुछ स्टेट्स को सब्सिडियरी अलायंस, एक टर्म है, उसमें इंप्लाई करते थे। सब्सिडियरी अलायंस ये होता था कि आप एक जगह के किंगडम के लाइक नवाब हो, किंग हो, एनीथिंग, आपको कोई रूल या हक नहीं है अपनी खुद की आर्मी बनाने का या अपनी आर्मी स्टैब्लिश करके रखने का। आपकी मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी को वहां पे रखेगी, बदले में आपको कुछ अमाउंट एवरी ईयर या एवरी मंथ, एवरी बाय मंथ, 6 मंथ ऐसे आपको देना पड़ेगा। इन केस अगर आप नहीं दे पाते थे वो अमाउंट, तो होता क्या था, अगर आपने अमाउंट नहीं दिया है तो सीधी सी बात है कि आपकी टेरिटरी का एक हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। समझ रहे हैं कितनी होशियारी चल रही है? बहुत अच्छे से आपकी टेरिटरी का एक हिस्सा उनका हो गया, मतलब कुछ टुकड़ा उनका हो गया, उस पर अब उनका राज है। अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल दिया है, रिचर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बने थे 1798 से 1805 के बीच में, नवाब ऑफ अवध थे शुजाउद्दौला। उन्होंने सब्सिडरी फोर्सेस को किसी रीजन से उनको पेमेंट नहीं कर पाए थे, अलायंस का पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो उनको उनकी हाफ टेरिटरी देना पड़ गई थी कंपनी को। 1801 की बात है ये। हैदराबाद में भी सेम इसी तरीके से इश्यूज हुए थे। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे निकल के आते हैं। अब लेट अस हैव अ लुक एट सोर्स। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो ये सोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट पावर्स डिड द रेसिडेंट हैव? प्लीज समझना। जेम्स मिल एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट और एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, स्कॉटिश थे बाय लाइक ओरिजिन। उन्होंने ये रेसिडेंट्स जो कि कंपनी अपॉइंट करती थी उनके बारे में क्या बताया? वी प्लेस अ रेसिडेंट हु इज रियली किंग, हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री
whatever injunctions of non-interference he may act under. एक रेसिडेंट जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट कर रही है, भले ही उसको बोला गया हो कि भैया किसकी तरफ से, उस किंग की तरफ से, कि आप हमारे इसमें कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं करेंगे पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह अफेयर्स में, लेकिन फिर भी उसको कोई से भी उसने वादे करे होंगे, उस प्रिंस को कुछ भी करे होंगे, as long as the prince acts in perfect subservience and does what is agreeable to the residents, that is to the British government, things go on quietly. They are managed without the resident appearing much in the administration of affairs. जब तक वो प्रिंस जिसकी टेरिटरी में ये रेसिडेंट रह रहा है, जब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सबमिसिव रहेगा, तब तक रेसिडेंट कोई भी इंडल्जेंस नहीं करेगा. हाँ, फाइनल लाइन कम्स डाउन. But when anything of a different nature happens, the moment the prince takes the course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. James Mill, 1832. बहुत क्लियरली कह दिया था. लेकिन जिस पल एक प्रिंस कुछ गड़बड़ करेगा, जिस मोमेंट एक प्रिंस अपने वे से बाहर रह के कुछ एक्ट करेगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला है उसके बाहर एक्ट करेगा, बस समझ लो पूरा आसमान टूट गया. तो आप समझ रहे हैं, मतलब हेल ब्रेक्स लूज वाली सिचुएशन आ गई. पीपल हैड टू अंडरस्टैंड दैट दे वर रनिंग अ पपेट मिनिस्ट्री इन द इंडियन डायस्पोरा. रेसिडेंट्स एक तरीके से एजेंट्स थे, और ये बात सही भी है. They were just acting as agents and nothing else. I hope now you got the crux of the topic. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना दोस्तों. Thank you very much. Take care. Bye bye.